ने क्या खूब कहा है। जेल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से शायद आपको कोई डिग्री ना मिले, पर वहाँ से आप क्राइम में मास्टर करके निकलोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिवनी आजम आज आपके सामने एक ऐसी जानकारी रखूँगा जो जानकारी आपको किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये जानकारी अगर आपको हासिल करनी होगी, ज़िंदगी के अनुभव से काम लेना होगा। मैं बात कर रहा हूँ यरोड़ा जेल के बारे में। यरोड़ा जेल एक ऐसा जेल है जो साउथ एशिया में बड़े जेलों में एक जेल है और ये जेल का निर्माण था अंग्रेज़ों ने 1871 में। ये जेल महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और ये जेल में कई फेमस और इनफेमस हस्ती इनकासरेटेड हुए हैं। अब इस जेल के बारे में डिटेल बात करने से पहले मैं आपको भी बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको 5 हिस्सों में बताऊंगा। जेल के इन एंड आउट के बारे में, जेल के ओवरव्यू के बारे में और साथ ही साथ जेल के अंदर अगर दुर्भाग्यपूर्ण आपके भविष्य में जाना लिखा हो या आप हो वहाँ पे, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। जेल 512 एकड़ में स्थित है। इसमें फेमस लोगों में फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी से लेके हमारे देश के पहले प्रधान सेवक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस जेल में रह चुके हैं। साथ ही साथ लोकमान्य तिलक भी रह चुके हैं और इनके नाम से तो एक तिलक सेपरेट करके एक वार्ड बनाया भी गया है। ये जेल में एग्रीकल्चर भी किया जाता है और यरोड़ा जेल में एक ओपन जेल भी स्थित है। साथ ही साथ एक गौशाला भी है जहाँ पे 30 गायें हैं। इस जेल में 3 मुख्य वार्ड हैं जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। यरोड़ा जेल में सबसे पहले आता है सर्कल नंबर 1। ये सर्कल नंबर 1 जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दूसरा आता है सर्कल नंबर 2। ये सर्कल नंबर 2 हाफ सर्कल है और तीसरा आता है सर्कल नंबर 3। अब इन सर्कल में बैराक्स होते हैं। आप देख पा रहे हैं, आपको लंबे हाउसेस की तरह कुछ दिखाई दे रहा है। इस हाउसेस को बोला जाता है बैराक। ऐसे हर सर्कल में 8 बैराक होते हैं, 2 नंबर सर्कल छोड़ के, क्योंकि 2 नंबर सर्कल में सिर्फ और सिर्फ 6 बैराक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और अलग वार्ड्स भी हैं, जैसे कि अंडा सेल। अंडा सेल जो एक शेप्ड सेल होता है। इस सेल में जितने नोटोरियस प्रिजनर्स होते हैं, जितने खूंखार कैदी होते हैं, उन्हें यहाँ पे रखा जाता है काबू करने के लिए। साथ ही साथ इस जेल में तिलक सेपरेट करके भी एक वार्ड है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। इस जेल में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है जिस हॉस्पिटल में बेसिक उपचार होता है। अब आते हैं जेल की एंट्रेंस में। हर किसी को जेल में एंट्रेंस लेते वक्त इस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे हर कैदी को नेकेड करके चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपके पेपर वर्क भी यहीं पे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे भाग में। अब हम बात करेंगे जेल के डूज एंड डोंट्स के बारे में। आप जब भी जेल में दाखिल हों या आपको दुर्भाग्यपूर्ण जेल जाना पड़े तो इस बात का खास तौर पे ख्याल रखें कि आप शूज़ पहन के ना जाएं, खास करके एक्सपेंसिव शूज़, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप जेल में एंट्री करेंगे आपके शूज़ आपसे ले लिए जाएंगे और दुर्भाग्यपूर्ण वो शूज़ आपको रिटर्न नहीं किए जाते। कई लोगों का कहना है कि वो जूतों को बेच दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, तो शूज़ आर नॉट अलाउड। आप प्लानिंग करके स्लीपर्स पहन के जाएं क्योंकि ये आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। जब भी आप दुर्भाग्यपूर्ण जेल में जा रहे हों, आपको मजिस्ट्रेट कस्टडी में देके जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, तो आप अपने पॉकेट में कम से कम 1000 से 2000 रुपये रखें। ये आपको आगे काम आएगा और किस तरह काम आ गया ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद आप बेल्ट वगैरह घर में ही या घर वालों के ही हाथों में दे दे। बेल्ट वगैरह बिल्कुल ना लेके चले। कोशिश करें अंदर एक टी शर्ट, ऊपर से एक शर्ट और एक पैंट और 2 अंडरवेयर, एक अंडरवेयर पॉकेट में रख के और एक अंडरवेयर पहन के आप जो है, और हो सके तो अंडरवेयर के ऊपर एक शॉर्ट्स पहन लें जो आप घर पे पहनते हो और फिर पैंट पहने, ताकि आपको वैरायटी मिल जाए कपड़ों की जब आप जेल में रहो, क्योंकि जेल में साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जब आप जेल में एंट्री करते हैं तो आपके पेपर वर्क चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपको आपका नाम पूछा जाता है, आपको आपका एरिया पूछा जाता है, आप किस क्राइम
कौन से क्राइम के अक्यूज्ड हो ये आपको पूछा जाता है। और ये सारी जानकारी देने के बाद आपको चेक किया जाता है, आपको निर्वस्त्र यानी कि नेकेड करके आपको बेगर कपड़ों के अच्छे से चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है। अगर उन्हें संशय या शक होगा आप पे तो आपके दोनों टांगों को फैला के आपके एनस यानी कि आपके गूदे को भी चेक किया जाता है, कहीं आपने ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा लेके तो अंदर एंटर नहीं हो रहे हो। एक बार जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, और वेटिंग रूम में कुर्सियाँ वगैरह नहीं होती, तो नीचे बैठने की आदत डालें। और चप्पल का एक फ़ायदा ये होता है कि चप्पल आप ज़मीन पे रख के उस पर आप बैठ सकते हैं ताकि आपका बम गंदा ना हो। जब 20 से अधिक लोग उस वेटिंग रूम में जमा हो जाते हैं फिर आपको लेके जाया जाता है एक सेल में। अमूमन तौर पे अगर मैं येरोड़ा सेल की बात करूं तो येरोड़ा में आपको सर्कल नंबर 2 में ही लेके जाएगा, 1 नंबर बैराक में। वो दिन आपका हनीमून पीरियड होता है, हमेशा याद रखिए वो दिन आपका हनीमून पीरियड होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको खुद से खाना दिया जाता है, वहाँ पे आप खाना खाते हैं, वहाँ पे आप कैंची में सोते हैं, सीजर में। अब सीजर टाइप स्लीपिंग पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये आपका सर है और ये आपका पैर है, तो आप ऐसे सोए तो दूसरा बंदा ऐसा सोएगा, यानी कि यहाँ इसका सर और यहाँ पे उसका पैर, यानी कि आपके सर पे उसका पैर और उसके सर पे आपका पैर, ऐसे करके एक साथ आपको सुलाया जाता है। और सुबह 5 बजे आपको उठाया जाता है। 5 बजे उठाने के बाद आपकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग के बाद आपको जो है बाहर छोड़ा जाता है। बाहर छोड़ते साथ ही आपको सबसे पहले साबुन, आपके आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आपका आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे आपको दिया जाता है। ये आईडी कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है, अगर नहीं होगी तो मार पड़ेगी। साथ ही साथ आपको नहाने के लिए एक साबुन, एक तेल, 50 to 100 ml आपको हेयर ऑयल मिलता है। साथ ही साथ आपको कपड़े धोने का एक साबुन मिलता है, और आपको वहाँ पे जाके बाल कटाना होता है। याद रखिए, जब भी आप वहाँ पे जो सैलून होते हैं, जो सैलून में प्रिजनर्स होते हैं बाल काटने वाले, वो आपसे बहुत रूडली बात करते हैं, तो बिल्कुल आर्ग्यू ना करें, आप उनसे बाल कटवा लें। अगर आप मुस्लिम या सिख नहीं हैं तो आपको दाढ़ी भी कटवानी पड़ेगी, ट्रिम करना पड़ेगा, और बाल आपके पूरी तरह ट्रिम होंगे। थोड़े मैं बोलूँ तो मिलिट्री कट जैसे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होता है। उसके बाद HIV के लिए आपको भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, पर उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है जेलर सुपरिटेंडेंट के द्वारा या सर्कल हेड या इंचार्ज के द्वारा, और वो आपसे पूछते हैं आप क्यों आए, क्या केसेस थे आप पे, और आपको अपना थोड़े में इंट्रोडक्शन देना होता है। और उसके बाद आपको HIV टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। एक बार आप HIV टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें कि वहाँ पे आपकी HIV टेस्टिंग होती है, पर उसका रिजल्ट शायद ही किसी को मिलता है। तो HIV टेस्टिंग के बाद घंटे 2 घंटे आपको बिठाया जाता है। अगेन आपको नीचे ही बैठना होता है, और वहाँ पे चप्पल ही काम आती है। तो नीचे आप बैठ जाते हैं। नीचे आपको बैठने के बाद आपको डिवाइड किया जाता है, और आपको आपके सर्कल अलॉट किए जाते हैं। सर्कल जब आपको अलॉट किए जाते हैं तो अक्सर आपको 1 नंबर बराक या 8 नंबर बराक में ही भेजा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 नंबर सर्कल या 3 नंबर सर्कल में ही भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपको आपका वार्डन भी मिल जाता है। वार्डन एक पुराना कैदी होता है जो अनुभव की बुनियाद पे उसे वार्डन बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने के लिए और बैराक में डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए। फिर आपको वापस कैंची की शक्ल में ही सोना पड़ता है। पहले दिन तो आप पे कोई लोड नहीं आता है, पहले दिन कोई भी टेंशन नहीं होती है, पर पहले दिन के बाद टेंशन बढ़ती है, क्योंकि उस दिन आपका हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है। उस पहले दिन में ही आपको हंडी चूज करनी है। हंडी यानी कि टीम। व्हाट इज टीम? आपको अंदर टीम वर्क सिखाया जाता है, आपको एक दूसरे के साथ कूप करना सिखाया जाता है। अगर आपको कूप अप करने नहीं आता है तो आप सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो, इसी के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। इसी के लिए हंडी वहाँ पे मैंडेटरी है। तो हंडी में आपको किसी भी हंडी में ज्वाइन करना है तो उसके 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, या तो आपको वहाँ पे काम करना होगा। दूसरा रीज़न, आप काम नहीं करना चाहते हो पर आपको वह हंडी में रहना है, तो आपको जितने आपके टीम मेंबर्स हैं उनका खर्चा उठाना होगा। और तीसरा तरीका ये होता है कि आपके कोई पहचान वाला हो तो वो आपको हंडी में ले ले। अब लोग जब हंडी में शामिल होते हैं तो हंडी में शामिल होते साथ पहले ही नेगोशिएट कर लें कि बॉस
मैं आपके हंडी में आ रहा हूँ तो मुझे आप क्या जिम्मेदारी दोगे काम की। तो वो जिम्मेदारी आपको समझ के लेनी है कि आप सिर्फ खाना लाओगे, आप सिर्फ पानी भरोगे, आप बर्तन धोगे, आप झाड़ू मारोगे, या आप सुबह नाश्ता और खाना लेके आओगे। तो वो जिम्मेदारी पे आपको नेगोशिएट करके एग्री करना होता है, वो पहले दिन नहीं। और एक बार आप एग्री कर लेते हो तो आप स्मार्ट वर्क करते हो, वरना वहाँ पे अगर आप एक रुकी हो, यानी कि आप एक नौसीखे हो, तो वहाँ पे आपसे चड्डी भी धुलवाई जाएगी, इतनी बुरी परिस्थिति आ जाती है। तो इस बात का आप सबसे पहला ख्याल रखें। जब एक बार आप हंडी में दाखिल हो जाते हो तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम आगे पीछे शेयर करा जा सकता है, पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से होता है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है जो सबसे ज़रूरी है, और वो ये बात है कि जब आप हंडी में रहते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हंडी पे खर्चा करता है उसके खर्चे पे आप भी जो है निर्भर रह सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है, आपको व्यसन है, आप सिगरेट, तंबाकू और गुटखा ये सब के आदी हो, या फरसान वगैरह या बेकरी प्रोडक्ट खाने के आदी हो, तो आपको आपके हंडी में जो एक्सपेंसेस बेयर करता है उसे आपको बताना होता है, और एवज में आपको काम करना होता है, और वो काम के बदले वो जो है आपका एक्सपेंसेस उठाएगा। और जो दूसरा तरीका मैंने आपको बोला वो ये कि आप किसी भी हंडी में दाखिल होते हो और आपके पास अगर पैसे हैं तो आप एक कमज़ोर हंडी पकड़े। कमज़ोर हंडी से मुराद जहाँ पे लोग बेसिक और वॉल्यूम कम हो, वहाँ पे वैसी हंडी अगर आप पकड़ते हैं तो आपका खर्चा कम से कम होगा। आप कैंटीन में से उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, और आपको आपकी प्लेट भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके हंडी के लोग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अंदर झगड़ों से बचें, क्योंकि झगड़ा एक नींव ऐसा जड़ होता है जो आपको हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचा सकता है और आपको हॉस्पिटलाइज करा सकता है। वहाँ पे बड़े से बड़े कैदी झगड़ा करने से बचते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे झगड़ा करते हैं तो आपको पेटी पे लेकर जाया जाता है। पेटी यानी कि एक सर्कल बीट, जहाँ पे आपका सर्कल इंचार्ज होता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि सर्कल है, हर सर्कल में एक सर्कल इंचार्ज का एक बीट होता है, एक ऑफिस होता है, उसे स्लैंग लैंग्वेज में पेटी कहा जाता है। पेटी पे ये नहीं देखा जाता गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, और कौन मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा था। वहाँ पे सीधा आपको मारा जाता है, और अगर आप आर्ग्यू करते हो तो आपको इतना मारते हैं कि आप हॉस्पिटल के बेड पे पहुँच जाते हो। तो बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। जेल में एक चीज़ का और ख्याल रखें कि महीने में 2 बार कैंटीन खुलती है। अब आपको कैंटीन के ताल्लुकात से मैं ये बता दूं, इनफैक्ट 3 तरीके से मंगवा सकते हो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो। पहला तरीका जो मैंने वीडियो में आपको पहले बोला था कि जब भी आपको मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा जाता है, आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी होती है कि अपने जेब में 1000 से 2000 रुपये रखें। वो 1000 से 2000 रुपये आपको पहले महीने में आपको अर्ज़ करना पड़ता है कि मुझे वो पैसे 1000-2000 जो है कैंटीन में चढ़ाने हैं, कैंटीन में जो है मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। आप वो अर्ज़ करके वो पैसे का वापर कर सकते हो। ये सबसे इजी प्रोसेस होता है जिसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है। और दूसरा प्रोसेस होता है वो है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। आपके फैमिली मेम्बर्स आपके यूटी नंबर यानी कि आपके अंडर ट्रायल नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके आई कार्ड पे, साथ ही साथ आपका सर्कल और आपका बराक नंबर, ये लिख के आपको जेल के एड्रेस पे मनी ऑर्डर किया जाता है। वो मनी ऑर्डर आपको मिलता है 4 से 10 दिन में, और उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाती है। वो रिसिप्ट मिलने के बाद आपको उस बुक में आपको नोटिफाई कराना होता है कि आपका ये रिसिप्ट नंबर है और आप ये पैसों को वापरना चाहते हो। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, आप जेल में जाएंगे तो इसे प्रॉपरली समझ पाएंगे, और मैं यही दुआ करूँगा कि हम में से कोई भी जेल ना जाए। और तीसरा तरीका, जो तरीका है इनलीगल तरीका, और वो तरीके में क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, और वो तरीका है ब्लैक में, यानी कि ब्लैक में चोरी छुप के पैसे अपने अकाउंट में मंगाना। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जेल में हर चीज़ हो सकती है। जेल में आपको सिगरेट मिल सकता है, जेल में आपको तंबाकू मिल सकता है, जेल में आपको सारी आरामदेह सहूलियत जैसे कि आपके अंडरवेयर्स, आपके बनियान, आप स्लीपर, बकेट, ब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ आपको जेल में मिल सकता है। यू नेम इट एंड यू गेट इट। बस आपको पैसे फेंकने आने चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपको अगर ब्लैक में पैसे मंगाने, ये सबसे आसान तरीका होता है, इंस्टेंटली होता है, बस खर्चा ज़्यादा होता है। आपको आपके कैंटीन जो अलॉट किया जाता है आपके सर्कल में, वहाँ पे आपको बाबा को पकड़ना होता है। बाबा एक हवलदार रैंकिंग ऑफिसर होता है,
ये बाबा को आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नंबर दें और अपने फैमिली मेम्बर्स को आप पहले से ही इत्तला कर दें, तो बाबा उनको अपने मर्जी के अनुसार फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद वो जगह पे बुलाता है और पैसे लेता है। अगर आपको 2000 रुपये चाहिए कैंटीन में, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को 4000 रुपये देने होंगे। जी हाँ, 50-50 ये रेशो चलता है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि बाबा कोई भी ई ट्रांजैक्शन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। वो आपसे हार्ड कैश लेंगे और आपको सामान देंगे। अब जो लोग गरीब परिस्थिति से आते हैं, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और जिनको जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, तो वो इस तरह से ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। कैंटीन महीने में 2 बार खुलता है और कैंटीन खुलने के बाद कैंटीन में जो सामान लाया जाता है वो चेक पोस्ट वाले गेट से सर्कल तक ट्रॉली में लाया जाता है। एक बड़ी ट्रॉली होती है, तो उस ट्रॉली को पुश करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बाबा से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे लेबर बन के जा सकते हैं और बतौर में, एवज में, बदले में आप जो है बाबा से डील कर सकते हैं कि आप मुझे एक एनवलप, एक साबुन, एक टूथपेस्ट दे दीजिए, मैं लोडिंग अनलोडिंग का काम कर लूँगा। इस तरह आप नेगोशिएट करके जो है अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग अंडर ट्रायल पे नहीं होते हैं, बल्कि जो इनकासरेटेड होता है, जिन्हें सज़ा हो जाती है, उन्हें वहाँ पे कमाने के लिए पैसे भी मिलते हैं और जेल में उनकी सज़ा माफ़ भी होती रहती है। उनको कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग वाला काम, सुतार का, फर्नीचर का काम, वेल्डिंग का काम और हेयर कटिंग का काम, फिर एग्रीकल्चर का काम, फिर अगर आप पढ़े लिखे हो तो लिखा पढ़ी का काम। तो ऐसे बहुत से काम होते हैं, तो ये आप काम वहाँ पे कर सकते हैं। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जेल में ना जाए, और जो लोग जेल में सज़ा काट रहे हैं वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर क्रिमिनल जो एक स्मगलर था सिंगापुर का, जिसका नाम था मेजर पॉल, उसको कोल्हापुर से पुणे के येरोडा जेल में शिफ्ट किया गया था। वो बंदे ने येरोडा जेल में अपनी लॉ पढ़ाई कंप्लीट की थी और लॉ कंप्लीट करने के बाद आज वो कई कैदियों को जो बेकसूर जेल में फंसे थे उन्हें आज़ाद करा रहा है। तो ऐसे आप मिसाल भी क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जेल में आपको हर 14 दिन में आपकी तारीख होती है कोर्ट की। अब आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे तारीख क्या है, तो मैं आपको बता दूं, तारीख के बारे में मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा। ये आएगा कोर्ट से जुड़े हुए मैटर्स में। अब हम बात करेंगे कोर्ट से जुड़े हुए मैटर्स के बारे में। आप अगर जेल में हैं और आप अंडर ट्रायल में हैं तो हर 14 डेज़ में आपकी तारीख आती है। अगर आप उस सिटी के आसपास के इलाके में हो तो चांसेस है कि आपको जेल के अंदर ही आपकी तारीख आएगी, जिसे वीसी कोर्ट कहा जाता है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट। वहाँ पे जज आपको देखती है और देखने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपकी तारीख ख़त्म हो जाती है। तो दुआ करें कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट ना आए, क्योंकि अगर आपको वीसी कोर्ट नहीं आती है तो आपको फिज़िकली उस कोर्ट में हाजिर होना होता है, और जब आप उस कोर्ट में हाजिर होते हो तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, बात करने के लिए, ऐसी चीज़ें जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर अगर आपको वीसी कोर्ट लगता है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट, तो आप पहली फुर्सत में ऐसे हाथ उठा के रखें ताकि जज आपको देखे, और जैसे ही जज देखे वैसे ही तुरंत आप कह दें कि मैडम मेरी गुजारिश है आपसे, आप मुझे फिज़िकली अपने कोर्ट में बुलाएं, मुझे कुछ बात आपको कहनी है जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। इस तरह बात करके जो है आप वीसी कोर्ट से फिज़िकल कोर्ट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। पर अगेन आपको बहुत ही प्रोएक्टिव रहना होगा ये काम करते वक्त, क्योंकि ज़्यादातर जजेस निगलेक्ट करते हैं ये सब चीज़ों को। उसकी वजह ये है कि बहुत से केसेस पेंडिंग होते हैं, और जब आपको फिज़िकली कोर्ट में जाने का मौका मिलता है तो जैसे ही आप जेल के 300 से 400 मीटर के दायरा पार करते हैं, पुलिस वाले आपको खुद ब खुद ऑफर करते हैं, या फिर आपको उनसे पूछना पड़ता है कि साहब मुझे घर पे फ़ोन करना है, मुझे फ़ोन करने दो, आपका क्या है, मैं इस बात का ख्याल भी रखूँगा। तो इस तरीके से करने से पुलिस वाले आपको फ़ोन करने देते हैं, एवज में आपको पुलिस वालों को ब्राइब देना होता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक रिलेशन होता है। आप फैमिली को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि इतने इतने बजे तक मैं कोर्ट में पहुंच जाऊंगा और कोर्ट में आपको मैं मिल पाऊंगा, तो आप हाजिर रहें। साथ ही साथ आप कोर्ट में जितने बजे भी पहुँचें, आप समझ जाएंगे 3 से 4 घंटे लगते ही हैं, तो वो 3 से 4 घंटे आपको मिलते हैं आपके फैमिली मेम्बर से आपको बात करने के लिए। आपने अगर
अर्बन सिटीज़ में 2 से 3 हज़ार रुपये और गांव देहात इलाके में या फिर काउंटी साइड में अगर आप 1000 रुपये भी दे देते हैं तो वो पुलिस वाले आपको आपके परिवार के साथ बैठ के खाने देंगे, वो साथ ही साथ आपको कपड़े एक्सचेंज करने देंगे, वो आपको और भी ज़रूरत की चीज़ें लेने देने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बॉस दुनिया आपको एंटरटेन नहीं करेगी। आपको कम से कम 200 रुपये तो देना ही पड़ेगा, तब जाके वो फ़ोन पर बात करने देंगे और आमने सामने बात करने देंगे। और इस बात का आप ये भी ख्याल रखें कि नो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ अलाउड, क्योंकि अगर उनको थोड़ा भी शक हो जाएगा तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। एक बार आपकी तारीख हो जाती है, आप कोर्ट में वापस जेल में वापस चले जाते हैं। एक बार आप जेल में वापस चले जाते हैं तो आपको जो है फिर से यही प्रोसेस को फॉलो करना है जो जेल की रूटीन है। हमेशा याद रखें कि आपको जेल में टीवी देखने में मिलती है, सारे लगभग फ्री चैनल्स आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। टीवी के लिए आर्ग्यू ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं, जो पहले से वहाँ पे जेल में रहते हैं, वो अपना मोनोपोली चलाते हैं, तो आप उनके साथ घुल मिल के जितना एडजस्ट करके रहें उतना बेहतर है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेल में रेडियो भी होता है, और वो रेडियो सिर्फ जेल की फ्रिक्वेंसी पे जेल के एरिया में चलता है, और उसका एक लो फ्रिक्वेंसी चैनल है। अगर आपको याद होगा तो संजू मूवी में वो एक सीन दिखाया गया है, तो जेल में आज भी रेडियो चलता है, आप रेडियो सुन सकते हैं। साथ ही साथ अनाउंसमेंट पे खास करके ध्यान रखें कि किसकी तारीख आ रही है, किसका वकालतनामा आ रहा है, किससे वकील मिलने आ रहा है, किसकी फैमिली मुलाकात है, इस पर आप ध्यान रखें। और जब पहली बार आपकी फैमिली मुलाकात आए तो आपके फैमिली को आप ये बात बता दें कि आप एक डे फिक्स कर लें, जैसे कि आप मंडे से सैटरडे के बीच में कौन से दिन आप आने वाले हो, वो दिन आप फिक्स कर लें। और अगर उस दिन, जिस दिन फॉर एग्जांपल मैंने मंडे चूज़ किया, मंडे को मेरी फैमिली मुझे उस जेल में मिलने आ रही है, तो मुझे ये पता चलता है कि मैं मंडे को ही अलर्ट रहूँ और सुनने पे ध्यान दूँ, बाकी दिन में मेरे रूटीन काम में गुजार सकता हूँ। मंडे के दिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट या गॉड फॉरबिड कोई छुट्टी आ जाती है, कोई नेशनल हॉलीडे आ जाता है, तो उस दिन के दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हो। ऐसे आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन कर लें। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे मिलने 100-200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेल के जेलर को कि सर मेरी फैमिली 200 किलोमीटर दूर से आती है, आप मुझे ज़्यादा वक्त दें अपने फैमिली से बात करने के लिए। तो आपका टाइम 15 मिनट से 20 मिनट तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इस बात का भी आप जानकारी और ख्याल रखें। आपको हमेशा याद रखना है कि जेल में दिन में 2 बार काउंटिंग होती है। आपको डेली आपके बैराक में 2 बार पुलिस आती है और काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग के वक्त पे प्लीज़ हाजिर रहें। और साथ ही साथ एवरी वेडनेसडे जेल इंस्पेक्टर, जेल इंचार्ज का एक राउंड अप होता है। वो राउंड अप में आप एप्लीकेशन देके खड़े हो सकते हो और आप एप्लीकेशन में अपने मन की बात कह सकते हो, जैसे कि आपको कोई अगर असुविधा हो रही है उसके बारे में, आपको बैराक या फिर सर्कल बदलना है उसके बारे में, आपको टकला करना है उसके बारे में, या आप कोई छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हो। थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे जेल के अंदर आपको क्या क्या सामान मिलते हैं और आपको किस किस बातों का ख्याल रखना है। जेल के अंदर आपको एक आते साथ ही एक मग मिलता है पानी पीने के लिए, एक प्लेट मिलती है खाने के लिए, एक बेडशीट मिलता है और एक ओढ़ने के लिए चादर मिलती है। जैसे ही आपको चादर और बेडशीट मिल जाए, आप उसे पहली फुर्सत में धो लें और डेली आप स्नान करें। आपकी प्लेट पे, आपके मग पे आप ऐसी एक निशानी बना लें जिससे आप उसको रिकग्नाइज कर सकें, क्योंकि मग और प्लेट वहाँ पे चोरी होते हैं। और अगर ऑडिट में आपकी प्लेट और मग आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर से आपको पेटी पे लेके जाया जाएगा और मारा जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें। चादर और बेडशीट ये आप हर हफ्ते में एक बार धोएं। उसकी वजह है कि वहाँ पे स्केबीज और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियाँ बहुत आम बात है। तो आप जितना हाइजीन रहेंगे उतना बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बस दुआ वहाँ पे ये करें, अपने आप को हाइजीन और हेल्दी रखें कि आपको हॉस्पिटल का चक्कर ना काटना पड़े, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो वहाँ पे इलाज ना के बराबर होता है। वहाँ पे एक ही गोली आपको बार बार मिलेगी। आपको सर्कल इंचार्ज को बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है कि आपको हॉस्पिटल क्यों जाना है, तभी जाके जो है आपको मदद और सहायता मिल पाएगी। जेल में आपको अपने अंडरवेयर पे भी निशानी बनानी होगी
क्योंकि वहाँ पे जो पीने का बकेट होता है वो पीने के बकेट पे प्लास्टिक का परत चढ़ाया जाता है और वो प्लास्टिक की परत को कवर करने के लिए आपके अंडरवेयर की लास्टिक का वापर किया जाता है। तो वहाँ पे लास्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे इस बात का खास तौर पे आपको सीख मिलेगी और आपको ये चीज़ सीखने मिलेगी कि आपका कचरा किसी और का खजाना होता है। योर गार्बेज इज समवन्स ट्रेजर। ये बात आपको जेल में सीखने मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा और ये बहुत ज़रूरी बात है कि वहाँ पे आपको जब सुबह 6 बजे आपकी काउंटिंग हो जाती है और आपको बाहर छोड़ दिया जाता है तो आपको सबसे पहले बाथरूम जाना है। बाथरूम जाने के बाद आपको नहाने के लिए अपना पानी लेना और नहाना है और उसके बाद बाकी काम आपको करने हैं। वहाँ पे दांत घिसने के लिए आपको पाउडर भी मिला जाता है, तो वो पाउडर भी आप ले सकते हैं, वापर सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग टूथपेस्ट वापरते हैं। आप मॉइस्चर रखने के लिए आप हेयर ऑयल का वापर कर सकते हैं क्योंकि उसके सिवाय दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और आपके आर्मपिट्स और प्यूबिक निकालने के लिए आपको ना वहाँ पे रेज़र मिलता है, ना ब्लेड मिलता है, ना ट्रिमिंग मशीन मिलती है। वहाँ पे आपको वीट का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि हेयर रिमूवल क्रीम का। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपको अपने घर में लेटर लिखने के लिए इस तरह का लेटर मिलता है। ये लेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। ये लेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, पर महीने में 2 से 4 बार बस। तो 4 से 7 दिन में ये लेटर आपके घर पे पहुंच जाता है। और अगर ये लेटर आप आउट ऑफ स्टेट भेज रहे हो तो 7 से 10 या 12 दिन तक ये आपके घर में पहुंचता है, पर पहुंचता ज़रूर है। इस लेटर की खास बात आप हमेशा याद रखें, ये लेटर ट्रांसपेरेंट होता है और ये लेटर में आपको कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी है जो जेल की अंदर की बातों को रिवील करे या जेल में किस तरह का स्वभाव होता है जेल कैदियों के साथ या जेल में किस तरह का बर्ताव होता है, इस बारे में कुछ ना लिखें। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हो आपके लेटर को जेल में पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद आपके लेटर को पोस्ट नहीं किया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। और मुसलसल अगर आप ऐसे लेटर लिखोगे तो आपके लेटर को फाड़ के भी फेंका जाएगा और पेटी पे लेके जाके मारा भी जाएगा। और वहाँ पे कैंटीन में आपको ऐसे एनवेलप भी मिलते हैं। ये एनवेलप के साथ आपको पोस्ट स्टैम्प भी मिलते हैं। इस स्टैम्प के ज़रिए आप जो है अपने लेटर को पोस्ट कर सकते हैं। ये लेटर जल्दी जाता है। वहाँ पे एक एनवेलप की कीमत 5 रुपये है और आपको स्टैम्प अगर लेने हैं तो 20 रुपये में 5 स्टैम्प के करीब आपको स्टैम्प मिल जाते हैं, 5 या 4 स्टैम्प। तो इस बात का आप ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ कैंटीन में आपको लगभग हर ज़रूरत की चीज़ मिलती है, तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और कोई भी वहाँ पे फेस्टिवल होता है, ख़ास तौर पे दिवाली, ईद, क्रिसमस, इन दिनों पे चिकन वहाँ पे बनता है और आप चिकन खा सकते हैं। मतलब चिकन और फीका मसाला मिलता है, उसको आप कैसा स्पाइसी बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। अब हम चौथे पार्ट पे चले जाते हैं, आते हैं खाने के ऊपर। वहाँ पे जिस तरह के आपको खाने मिलते हैं वो खाने आप किसी जानवर को भी नहीं दोगे, इस तरह का खाना होता है। पर वो खाने का एक मूल्य फ़ायदा ये होता है कि वो खाना इतना लाइट होता है और इतना ज़्यादा अभी फाइबर से भरपूर होता है कि वो खाना आपको इतनी जल्दी हजम होता है कि जैसे ही आप सुबह 6 बजे जेल से बाहर निकलते हो और आप बाथरूम में जाके बैठते हो कि आपका पेट पूरा साफ़ हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की बिल्कुल शिकायत नहीं होती है। पर वहाँ पे रोटियाँ बहुत कड़क होती हैं। वहाँ पे आपको जो भाजी, जो दाल, जो चावल आपको मिलती है उसमें मिट्टी लगी होती है क्योंकि उसे अच्छे से क्लीन नहीं किया जाता है। और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है क्योंकि वहीं से फार्म से उठा के लेके जाया जाता है। आपको रोटी जो है 3 मिलती है अगर आप वहाँ पे कैदी हो तो, और अगर आप अंडर ट्रायल पे हो तो आपको सिर्फ 2 रोटी यानी कि 2 चपाती आपको मिलेगी। आपको एक तरह की भाजी, दाल और चावल, ये दाल के साथ कोई ग्रेवी मिलेगी। और जो भी नेशनल फंक्शन होता है जैसे कि इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, उस दिन आपको लड्डू, चॉकलेट, फरसान वगैरह मिलने की चांसेस भरपूर होते हैं। और कभी भी ऑडिट आ सकता है, तो ऑडिट में आप तैयार रहें। किसी भी तरह की या किसी की भी दी हुई चीज़ों को अपने तकिए में, अपने छोटे से हैंडमेड वार्डरोब में बिल्कुल ना छुपाएं। वहाँ पे वार्डरोब बनियान की शक्ल में बनाया जाता है, यानी कि बनियान को नीचे से नॉट मारा जाता है और उसमें सारे कपड़े भरे जाते हैं और आपकी ज़रूरत का सामान भरा जाता है। मेरा यही एडवाइस रहेगा आपसे कि आप हर 3 दिन में या हर 2 दिन में खुद इंस्पेक्ट करें कि आपके बनाए हुए वार्डरोब में आपने क्या क्या चीज़ें रखी है। इससे आप आने वाली मुसीबतों से सतर्क रहोगे। साथ ही साथ
अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए, यानी कि पांचवा पार्ट, जो पांचवा हिस्सा है जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे, वो है बेल ऑर्डर्स के बारे में। आपको खास तौर पे ये ख्याल रखना है कि वकील से आप अच्छे से नेगोशिएट करें, क्योंकि बेगर वकील के जब आप एमसी कस्टडी में जाते हो, यानी कि मजिस्ट्रेट कस्टडी में जाते हो, जब आप पीसी यानी कि पुलिस कस्टडी से आपको 24 घंटे बाद जो है मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में लेके जाया जाता है, तो आपको लॉयर चाहिए रहता है। और उस वक्त पे अगर आपने लॉयर पहले से नहीं किया हो तो लॉयर 50,000 से लाख रुपए तक का मुंह फाड़ते हैं। और लॉयर के लिए जामिन ये उनके लिए हनीमून पीरियड होता है, क्योंकि यही कमाने का सबसे ज़्यादा वक्त होता है। तो इसी वक्त पे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुँह फाड़ते हैं। तो आप पहले से जो है लॉयर अपॉइंट कर लें, हायर कर लें। और लॉयर अगर आप गांव देहात में या फिर सेमी अर्बन एरिया में या फिर तालुका वाइज सिटी लेवल पे रहते हैं, तो लॉयर की जामीन करने की फ़ीस होती है 6,000 से 15,000 के बीच। आप कैसे नेगोशिएट करते हो। और अगर आप सिटी मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली में रहते हो, तो वहाँ पे 15,000 से 25,000 का रेंज होता है। आप किस तरह नेगोशिएट करते हो उसके ऊपर है। कभी भी याद रखें, लॉयर जो आपको डेट देता है वो डेट पे ज़्यादातर आपको जामीन नहीं मिल पाती है, आपको बेल नहीं मिल पाती है। और एक बार आपको बेल मिल जाए, यानी कि बेल ऑर्डर मिल जाए या बेल लेटर मिल जाए, तो उसे लोकल लैंग्वेज में या फिर जेल की भाषा में लकोटा भी कहा जाता है। तो लकोटा आपको जेल के बाहर एक पेटी होती है जिसे रिलीज पेटी कहा जाता है, उस पेटी में आपको उस लकोटे को डालना होता है, तब जाके जो है आपके कैदी बाहर छूटते हैं। अब वो क्या वक्त होता है, इस वक्त के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है कि अगर स्पेसिफिकली मैं येरोडा की बात करूँ, तो येरोडा में संडे और नेशनल हॉलीडेज़ अगर छोड़ के मैं बात करूँ, तो मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे पेटी खोली जाती है, फिर सुबह 9 बजे और फिर 10:30 बजे खोली जाती है, और आफ्टरनून में 3:30 बजे, फिर इवनिंग 4:30 और लास्ट 5:30 को खोली जाती है। और संडे या नेशनल हॉलीडे के दिन सिर्फ सुबह 8:30 बजे खोला जाता है। और इस वक्त पे अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप 7:30 बजे के पीरियड में अगर आप लकोटा उस बॉक्स के अंदर, उस रिलीज बॉक्स के अंदर आप डालते हो, तो आपको 7:30 बजे अगर आपका लेटर जाता है, तो आपका नाम अनाउंस होते होते 9 बज जाते हैं, और आपको बाहर निकलते निकलते तकरीबन 1 बज जाते हैं, सारे पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी करते हुए। अगर आपने जो पैसे लेके आए थे या आपने पोस्ट के ज़रिए जो पैसे मंगाए थे, वो पैसे आपको आप इन कैश नहीं कर पाए, यानी कि वो पैसे को आप कैंटीन में नहीं लगा पाए, तो आप उस पैसों को हार्ड कैश रिटर्न ले सकते हो। ये कानूनी प्रावधान है, और ये आप जहाँ पे चेक पोस्ट है वहाँ पे आप ऑफिस विभाग में जाके जो है आप पेपर वर्क करके ये पैसे को आप ले सकते हो। और 1 बजे आप बाहर निकलते हो। जब आप बाहर निकलते हो तो इस बात का आपको ख्याल रखें कि बाहर पे डीपी वाले होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा पुलिस विभाग होता है जो पैसे की लालच में वहाँ पे खड़ा रहता है और आपको अटक करने के चक्कर में आपको पकड़ता है और आपको आपसे पैसा ब्राइब लेने की कोशिश करता है। अब ऐसे में आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप लीगली जाएं तो उसके लिए वक्त लगेगा, और अगर आप इनलीगली करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। वो काम आप ये कर सकते हो कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपके बाहर खड़े होते हैं उन्हें कुछ पैसे देके वहाँ के पुलिस वालों को सेटिंग करनी होती है। अब पैसे, अगर आप पॉश इलाके से नहीं हो तो 500 से 2,000 में मांडोली हो सकती है, और अगर आप पॉश इलाके में तो 2,000 से 5,000, 6,000, 8,000 तक भी मांडोली हो सकती है। तो आपको नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट करने का जब डील डन हो जाती है तो आपको आपके जो बंदा कैदी है, जो बंदा बाहर निकल रहा है, उसका नाम देना है, वो फटाक से आपको रिलीज़ कर देते हैं। एंड मेक श्योर आप अपनी तारीख को कभी ना मिस करें, क्योंकि जब भी आपकी तारीख होती है आप तारीख पे हाजिर हो, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। और एक बार आप तारीख पे हाजिर होते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि तारीख आप कंटिन्यू देने से, तारीख पे आप कंटिन्यू जाने से आप पे कम से कम जो है इम्पैक्ट होगा। और अगर आप तारीख पे नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है, और एक बार वारंट निकल गया तो फिर से बेल होना बहुत मुश्किल होगी। उम्मीद करता हूँ मैंने येरोडा जेल से संबंधित जो भी जानकारी आपको दी है वो जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और मैं अंत में सिर्फ आपसे ये दुआ करूँगा कि कोई भी मेरा भाई जेल ना जाए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को मैंने बर्बाद होते भी देखा है और इंसान की चाह के दम पे इंसान को आबाद होते भी देखा है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपके काम आई होगी। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।